तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि बिहार संगीत शिक्षक भर्ती से जुड़े कुछ प्रश्न। ठीक है दोस्तों, संगीत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने से प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न को। ठीक है, आपका एग्जाम का टाइम है जो दोस्तों धीरे धीरे बहुत नजदीक आते जा रहा है, तो प्रश्न रिवीजन जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला प्रश्न हमारा है कि भारत ने, यहाँ पे भारत हो गया है, भारत ने जाति के कितने लक्षण माने हैं? तो दोस्तों भारत ने जाति के जो लक्षण माने हैं वो कितने माने हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत ने कितने जाति लक्षण माने हैं? इसके जो है दोस्तों आपके 10 जाति लक्षण माने हैं भारत ने। ठीक है, कौन कौन से माने हैं? देखिए, आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका ग्रह। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ग्रह हो जाएगा। फिर आपका है अंश है। फिर आपका न्यास हो जाएगा। ये जो है सब जाति के लक्षण है। ठीक है, न्यास हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका अपन्यास हो जाएगा। इस तरह से ये जो जाति के लक्षण है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये सब चीज को। अपन्यास, फिर अल्पत्व होगा, अल्पत्व। और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका बहुत्व, बहुत्व। उसके बाद फिर अगर बात करें तो और क्या होता है? और होता है आपका साड़त्व, साड़त्व। उसके बाद फिर और बात करें तो होता है औडत्व, औडत्व। और उसके बाद फिर ये दो बच गए जो कि होते हैं आपके, एक होते हैं मंद्र और होता है तार। ये हैं भारत के जाति के 10 लक्षण। ठीक है, याद रख लेना है। ग्रह है, अंश है, न्यास है, अपन्यास है, अल्पत्व, बहुपत्व, बहुत्व, और ये आपके साड़त्व, औडत्व और मंद्र और तार। ये है जाति के 10 लक्षण जो कि भारत ने माने हैं। ठीक है, तो जाति के कितने लक्षण माने हैं भारत ने? 10 लक्षण माने हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि सारंगदेव ने जाति के कितने लक्षण माने? देखिए, सारंगदेव की अगर बात हो तो जाति की लक्षण अगर सारंगदेव के पूछे तो सारंगदेव ने 13 जाति के लक्षण माने हैं। कितने? 13। 10 तो वो पहले से ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं कि 10 वो थे, लेकिन सारंगदेव ने 13 माने हैं। इसमें क्या क्या जोड़े हैं? तो जोड़े हैं, इसमें क्या जोड़े हैं? संन्यास, संन्यास, विन्यास, संन्यास, विन्यास और अंतरमार्ग, अंतरमार्ग, अंतर अंतर मार्ग। ठीक है, संन्यास, विन्यास और अंतर मार्ग, ये आपके 3 जोड़ दिए हैं उसमें, 1 2 और ये आपका 3, 3 जोड़ दिए हैं इसमें। तो ये हो गए कुल मिलाकर कितने माने हैं सारंगदेव ने? 13 माने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब प्रश्नों को याद रखिएगा, क्योंकि इसके जो आपके जो लक्षण जो माने हैं वो भी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें सारे कुछ आपको दे दिया जाएगा। पूछे एक अलग देगा, पूछेगा इनमें से कौन जाति का लक्षण नहीं है, या फिर 3 अलग अलग देके एक उसमें दे देगा आपका लक्षण और पूछेगा कि कौन सा इसमें लक्षण है। तो ये इस तरह से भी प्रश्न जो है दोस्तों बन सकते हैं, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, किस रचनाकार ने केवल ग्राम गांधार ग्राम की चर्चा की है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रामों की संख्या कितनी है? ग्राम 3 है। एक है आपका मध्यम ग्राम। ठीक है, तो ग्राम जो है आपका 3 हो जाते हैं, मध्यम ग्राम और आपका कौन कौन सा है? ये आपके जो 2 ग्रामों की चर्चा हुई है वो किए गए हैं, लेकिन गांधार ग्राम जो है आपका विलुप्त है। लेकिन इसमें जो है आपके जो विलुप्त ग्राम की है चर्चा जो हुई है, तो वो चर्चा किसने की है? तो विलुप्त ग्राम की जो चर्चा वो करते हैं दत्तिल। ठीक है, ठीक है, कौन करते हैं? मध्यम ग्राम। ये आपकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, गांधार ग्राम केवल की बात हो रही है। तो ये आपके ग्रामों की संख्या जो है 3 है, और 3 में से जो विलुप्त ग्राम है उसकी जो है चर्चा कौन करते हैं? दत्तिल करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए, वैसे दोस्तों मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको कमेंट करना है इस चीज़ को कि ग्राम कितने हैं। एक तो मैं बता दिया हूँ, 2 मैं बता दिया हूँ, एक और ग्राम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए, क्योंकि दोस्तों प्रश्न आपके लिए भी बनाना बहुत जरूरी है बीच बीच में। सर्वप्रथम, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम राग शब्द का उल्लेख किसने किया? देखिए, राग शब्द की अगर बात करें तो सर्वप्रथम राग शब्द का उल्लेख किसने किया है? तो राग शब्द का अगर उल्लेख की अगर बात करें तो वो किस ग्रंथ में किया गया है? ग्रंथ है उसका बृहदेसी। अब बताइए कि नाम क्या हो जाएगा? ये किसने किया? यानी कि बृहदेसी जिनके ग्रंथ है वही उसके क्या हैं? राग शब्द के वो प्रथम उल्लेख करता है। तो बृहदेसी ग्रंथ में है। बृहदेसी किनकी ग्रंथ है? मतंग। तो मतंग ने जो है दोस्तों वो राग शब्द की चर्चा की है। कौन? मतंग ने आपके बृहदेसी ग्रंथ में है।
ठीक है, मतंग के राग। आगे देखिए, आगे प्रश्न है क्या, बिना सारिका बांधने, बीना पर सारिका बांधने का श्रेय किसे है? तो बीना पे जो सारिका जो बांधे हैं, 5 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि बीना पे जो सारिका बांधने का श्रेय है वो सर्वप्रथम किसने बीना पे सारिका बांधा था? तो वो श्रेय जाता है आपके मतंग मुनि को ही श्रेय जाता है। ठीक है, बीना पे सारिका किसने बांधा? तो मतंग मुनि ने बांधा था। अगला प्रश्न है कि राग श्री का गायन समय कब है? देखिए, राग श्री की बात करें तो श्री का गायन समय जो है वो कब है? श्री कौन से थाट से उत्पन्न राग है? चलिए मुझे कमेंट कीजिए आप लोग कि श्री राग जो है, राग श्री, ये कौन सा थाट से उत्पन्न राग है, और इसका गायन समय जो हो जाता है आपका, हो जाता है सायंकाल। ये सायंकाल में गाया जाता है, इसका गायन समय सायंकाल होता है। ठीक है, सूर्यास्त के समय इसका गायन समय होता है। चलिए अब देखते हैं 7वां प्रश्न है कि संगीत में कितने वर्ण माने जाते हैं? तो वर्ण दोस्तों कितने माने जाते हैं? आपके जो हैं, आपके कौन कौन से हो गए? अस्थाई, अस्थाई, आरोही, अवरोही, अवरोही और संचारी। ये आपके कितने हो गए? 1 2 3 4। तो ये आपके हो गए कितने प्रकार के संगीत के? ये वर्ण है, तो वर्ण कितने प्रकार के हो गए? तो वर्ण आपके 4 प्रकार के हो गए। ठीक है, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि वर्ण खाली स्थान का आधार होता है। देखिए, वर्ण किसका आधार होता है? प्रश्न ऐसे आप समझिए कि वर्ण जो है वो किसका आधार होता है। तो वर्ण किसका आधार होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ण जो है वो अलंकार का आधार होता है। वर्ण अलंकार का आधार होता है, और वर्ण जो है, वर्ण के खाली स्थान में इसको अलंकार भरेंगे तो आ जाएगा वर्ण अलंकार का आधार होता है। प्रश्न बनेगा कि वर्ण किसका आधार होता है? तो अलंकार का। चलिए अगला प्रश्न है कि छोटा ख्याल किस लय में गाया जाता है? देखिए, ले यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये लय है। ठीक है, किस लय में गाया जाता है? तो लय की बात हो रही है, छोटा ख्याल की कौन सा लय में गाया जाता है? तो छोटा ख्याल जो है आपके द्रुत लय में गाया जाता है, क्योंकि ख्याल जब छोटा होगा, कब छोटा होगा तो क्या होगा? क्योंकि बहुत तेजी से गाया जाएगा तभी तो छोटा होगा, तो इसलिए लय कौन सा हो जाएगा? द्रुत लय। लय जानते हैं कि लय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, द्रुत लय, मध्य लय और विलंबित लय। ये आपके लय 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए कि हिंदुस्तानी स्वर लिपि पद्धति किस पर आधारित है? देखिए, हिंदुस्तानी स्वर लिपि पद्धति की बात करें तो वो किस पे आधारित है? लेकिन इससे पहले 10वां नंबर प्रश्न, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाश्चात्य संगीत जो है, पाश्चात्य संगीत वो किस पे आधारित है? आपके कौन से स्वर लिपि वहां पे चलते हैं? तो पाश्चात्य संगीत में आपके अष्टाफ चलते हैं, अष्टाप स्वरलिपि। ठीक है, पाश्चात्य अष्टाप पे आधारित है। और पाश्चात्य संगीत में अगर पूछे किसकी ये तो प्रधानता, तो आपको बताना है पाश्चात्य संगीत में हारमनी। क्या हो जाएगा आपका? हारमनी की प्रधानता होती है। और यहाँ पे क्या होता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में? ये तो हारमनी हो गया पाश्चात्य में, और हिंदुस्तानी में होता है मेलोडी। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में क्या होता है? मेलोडी। लेकिन अब प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति किस पर आधारित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सोल्फा, सोल्फा पद्धति, जिसमें कि आप लोग जानते ही हैं कि डोरे मीफा सोलासी। ठीक है, डोरे मीफा, डोरे मीफा सोल ला और सी। जैसे कि ये आपका हो गया सा, ये हो गया आपका रे, ग म प ध और ये नी। ठीक है, तो किस पे आधारित हो गया? तो सोल्फा पे आधारित है। आगे प्रश्न है कि दरभंगा घराने को अन्य किस घराने के नाम से जाना जाता है? तो दरभंगा घराने को किस नाम से जानते हैं? अमता घराने के नाम से भी इसको जाना जाता है। अमता के नाम से भी जाना जाता है दरभंगा घराने को। और दरभंगा घराने से जो आपको प्रमुख प्रश्न बनते हैं कि राम चतुर मल्लिक, राम चतुर मल्लिक, राम चतुर मल्लिक जो है वो आपके दरभंगा घराने से संबंधित हैं। और ये जो है कौन सा गायन करते थे? ये ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? ध्रुपद। कौन? राम चतुर मल्लिक ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अमता हो गया। अगला प्रश्न है कि सुरमल्हार राग की रचना किसने की? तो सुरमल्हार के बारे में अगर बात हो रही हो कि सुरमल्हार राग की रचना किसने की, तो सुरमल्हार जो है इनके नाम से ही होगा। याद रखना है आपको, सुरमल्हार तो सूरदास। ठीक है, सुरमल्हार तो सूरदास। चलिए आगे है
रामामात्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो रामामात्य के ग्रंथ के बारे में बताना है। तो रामामात्य ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो आपके स्वरमेल कलानिधि की रचना की है। स्वरमेल कलानिधि जो है वो यह ग्रंथ जो है किनके किनके नाम से है? ये आपके रामामात्य के नाम से है, यानी कि वो वही लिखे हैं। उसके रचयिता कौन है? स्वरमेल कलानिधि के रामामात्य हैं। ठीक है, इसमें रामामात्य के जो बुक हैं, ये आपके ग्रंथ हैं स्वरमेल कलानिधि, इसके 5 भाग माने जाते हैं। कितने? 5 भाग माने जाते हैं। 5 भाग, ये 5 प्रकरण में जो है दोस्तों आपको बुक यह लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में राग के कितने भेद बताए गए थे? देखिए, प्राचीन काल की बात हो रही है तो राग के भेद की बात हो रही है, तो कितने भेद बताए गए थे? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि राग के भेद कौन कौन होते हैं। एक होते हैं आपका शुद्ध, और एक होता है आपका संकीर्ण, एक होता है आपका संकीर्ण, और एक होता है आपका छायालग। ठीक है, छायालग। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 1 2 3। तो राग के जो भेद बताए गए थे प्राचीन काल में कितने? सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, राग के कितने भेद? 3 भेद। अब आगे देखिए, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विलंबित ख्याल के साथ किस ताल की संगति होती है? तो विलंबित ख्याल के साथ अगर देखें ताल की संगति, तो वो आपके किसके साथ हो जाएगी? तो ताल की संगति होगी आपके विलंबित ख्याल के साथ झुमरा ताल। ठीक है, झुमरा ताल की संगति होती है। 4 ताल की बात करें तो ये ध्रुपद के साथ इसकी संगति होती है। किसकी? 4 ताल की ध्रुपद के साथ। दीपचंदी आपके किसके साथ? दीपचंदी जो है आपके ठुमरी के साथ। और ये धमार आपके होरी या धमार, होरी या धमार के साथ। धमार धमार या होली होरी। ठीक है, दीपचंदी जो है ठुमरी, 4 ताल जो है आपका ध्रुपद, और झुमरा जो होता है आपका विलंबित ख्याल के साथ होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा झुमरा ताल। आगे है कि सौरी मियाँ किसके दरबार में रहा करते थे? तो देखिए, सौरी मियाँ की अगर हम बात कर लें तो सौरी मियाँ जो थे वो टप्पा के जनक माने जाते हैं। टप्पा के जनक, यानी कि टप्पा के जनक कह ले इनको, आविष्कारक कह ले, तो टप्पा के जनक इनको कहा जाता है। किनको? सौरी मियाँ को। ठीक है, तो ये जो हो गए सौरी मियाँ टप्पा के जनक हो गए, ये किसके दरबार में रहते थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा आसिफ उद्दौला। क्या हो जाएगा? आसिफ उद्दौला। सौरी मियाँ किसके दरबार में रहते थे? तो आसिफ उद्दौला के दरबार में रहते थे। तो चलिए, क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए 17 नंबर के है प्रश्न, 17 नंबर का, कि तुम्बा के चिपटे भाग को क्या कहते हैं? देखिए, तुम्बा जो होता है किस चीज का बना हुआ होता है? वो कद्दू या लौकी का बना हुआ होता है। तो तुम्बा के चिपटा जो ये भाग होता है ना, ये भाग, ये ऊपर से जो चिपटा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तबली। क्या कहते हैं? तबली कहा जाता है तुम्बा के चिपटे भाग को। और इसी तबली पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला? इसी पे रहता है आपका घुड़च, भी इसी पे रहता है, ब्रीज रहता है, ब्रिज। ठीक है, तो इस पे ही रहता है चिपटे हुए भाग पे। चलिए, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुवा गीत का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो ध्रुवा गीत की अगर बात हो तो ध्रुवा गीत का ग्रंथ जो किसमें उल्लेख मिलता है और कौन उल्लेख किए थे? तो ये ध्रुवा गीत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपको नाट्यशास्त्र में मिलता है। ठीक है, और इसके उल्लेखकर्ता कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक जो होंगे, यानी कि भरत। ठीक है, तो भरत जो है वही जो क्या किए हैं? ध्रुवा गीत का सर्वप्रथम उल्लेख किए हैं। कौन से ग्रंथ में? तो नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। इतना जो है याद रखना है। ओ सेट, कहाँ कहाँ चला जाता है। चलिए, अब देखते हैं आगे। पखावज के खुले बोल को बंद बोल में बजाना किस घराने की विशेषता है? यानी कि दोस्तों, पखावज का जो खुले बोल में जो बजता है उसको क्या किए? वो बंद बोल में बजाने की विशेषता जो है किस घराने की है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका पंजाब घराने की। अगर पूछा जाए आपसे कि पंजाब घराने की विशेषता क्या है, ऑप्शन में दे दिया जाए आपको, तो आपको लगाना है क्या? कि पखावज के खुले बोल को क्या करना है? बंद बोल में बजाना है। यह जो है पंजाब घराने की विशेषता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा वाद्य ताल से संबंधित नहीं है? ठीक है, देखिए प्रश्न ऐसे भी आते हैं ना, तो कौन सा वाद्य जो है आपके ताल से संबंधित नहीं है? तो ताल से संबंधित जो नहीं होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा बांसुरी। ठीक है, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बांसुरी हो जाएगा। देखिए, इसमें ढोलक जो है ये भी ताल से संबंधित है, नगाड़ा भी ताल के लिए प्रयोग किया जाता है, बांसुरी आपके किसके लिए? ये तबला आपके, तबला भी जो है आपके वाद्य जो है वो किससे संबंधित है? तो वो ताल से संबंधित है, लेकिन बांसुरी जो है किससे संबंधित है?
ये स्वर से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित हो गए? स्वर से संबंधित हो गए। बांसुरी, हारमोनियम वगैरह ये सब जो है क्या है? स्वर से संबंधित वाद्य हैं। अगला प्रश्न है कि तबला वाद्य के बाएं तबले को क्या कहते हैं? जैसे कि तबला है ना, दो तबला होता है ना, दो तबला होता है। ठीक है, बनाना नहीं आ रहा है, एक बड़ा एक छोटा होता है ना, नीचे गुड़री लगा रखा हुआ होता है, यहाँ पे ये बद्धी। ठीक है, तो ये तबला वाद्य के जो बायां तबला है, ये जो बायां हो गया और ये जो दायां हो गया आपका, तो ये इस तरह से होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको बाएं तबले को क्या कहा जाता है, यही पूछा जा रहा है। तो बाएं तबले को क्या कहते हैं? डग्गा कहते हैं। ठीक है, डग्गा। और ये जो ऊपर का जो ये भाग होता है, ये पूरा का ये आपके यहाँ पे ऐसे होते हैं और यहाँ पे आपका होता है स्याही। ठीक है, तो ये बीच के भाग को क्या बोलते हैं? लब या मैदान बोलते हैं, ये सब तो जानते ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो साइड साइड में जो ये मढ़ी होती है, इसको बोलते हैं गजरा। और इसमें 16 घर होते हैं। कितने घर होते हैं? 16 छिद्र होते हैं इसमें, उसमें से बद्धी लगी हुई होती है। ठीक है, थोड़ा सा बनाना नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए। सितार में अति मंद्र स्वर के तार को किसने बढ़ाया? देखिए, सितार की बात हो रही है और अति मंद्र स्वर जो है उसके तार को किसने बढ़ाने का काम किया है? तो तार बढ़ाए हमारे पंडित रविशंकर जी। ठीक है, अति मंद्र स्वर का तार किसने बढ़ाया? बाद में बढ़ाया गया इसको, तो किसने बढ़ाया? ये पंडित रविशंकर जी बढ़ाए हैं अति मंद्र स्वर के तार। किसमें? तो सितार में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चिकारी के तार पर क्या बजाया जाता है? देखिए, चिकारी के तार आपको बात करें तो ये सब सितार में आपको देखने को मिल रहा होगा। किसमें? सितार में। कितने तार हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सितार में कितने तार होते हैं? 7 तार तो होते हैं ना। पहला जो इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं बाज का तार। और ये दोनों जो हो गया आपके जोड़ी का तार हो गया। देख लेते हैं चिकारी कौन सा होता है? जोड़ी का तार। इसको कुछ नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपके पांचवें तार को लर्ज का तार। इसको लर्ज का तार। और ये जो हमारा हो गया छठा नंबर का जो तार है, इसी को कहा जाता है चिकारी का तार। ठीक है, और ये सातवां जो है आपका पपैया का तार, इसको बोला जाता है पपैया का तार, सातवां को। तो ये चिकारी जो है ये छठी नंबर की, इसी पे बजाया जाता है। तो क्या बजाया जाता है, यही पूछा जा रहा है। देखिए, वैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो होता है चिकारी का तार किस चीज का होता है? स्टील का होता है। कैसे? देखिए, आपको 2 और 3 जो है वो आपको क्या हो जाता है? 2 और 3 पीतल हो जाते हैं, और 2 3 जोड़कर 5 होता है, तो पांचवा तार भी पीतल का होता है, यानी कि जिसको लर्ज का तार बोलते हैं, वह भी पीतल का होता है। और बाकी सब स्टील का तार प्रयोग किया जाता है। तो लर्ज का स्टील हो गया, ये भी स्टील हो गया। मिलाया किसको जाता है? चिकारी के तार जो है, चिकारी के तार, इसको किससे मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है इसको सड़ज से। ठीक है, शुद्ध सड़ज से इसको मिलाया जाता है चिकारी के तार को। अब देखिए, अब हो गया चिकारी समझ लिए। तो चिकारी के तार पे क्या बजाया जाता है? तो इस पे झाला बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? झाला। ठीक है, क्लियर हो गया प्रश्न? झाला बजाया जाता है चिकारी के तार पे। चिकारी जो होता है सड़ज से मिलाया जाता है, और आपके किसका होता है? स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो गए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है प्रश्न हमारा? अगला प्रश्न जो कह रहा है कि 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक, देखिए आप यहाँ मानिए 12, इधर 12 बजे से पहले, 12 बजे रात्रि हो से पहले है, और इधर 12 बजे रात्रि के बाद है। 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक। ठीक है, समझ में आ रहा है इसको? कि 12 बजे रात्रि जो है आपका, और 12 वहां से यानी कि रात्रि से दिन में आना है, यानी कि यहाँ से इधर होकर आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, याद रखिएगा, इधर ये दिन का माने है 12 बजे, तो रात्रि इधर ही होगा ना, इधर ही पहले चलेगा ना। तो इधर ऐसा मान लीजिए, तो इसको क्या कहेंगे? 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक, तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्वांग। क्या? सॉरी, उत्तरांग। क्या बोलते हैं? उत्तरांग। अगर आपसे पूछे कि 12 बजे दिन रहता, 12 बजे दिन से 12 बजे रात, ठीक है, रात रात की तरफ अगर हम बढ़ते, तो उसको क्या बोलते? पूर्वांग। दिन का जो हम लोग बढ़ेंगे ना, दिन का याद रखना, दिन के जो 12 से हम आगे बढ़ेंगे, तो वो पूर्व यानी पूर्वांग हो जाएगा। ठीक है, पूर्वांग हो जाएगा, याद रखना है।
चलिए, पूर्वांग और उत्तरांग में बहुत सारे बच्चे जो हैं कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, बिल्कुल थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट लगाना है, समझ जाना है। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है कि ताल के किस अंग की एक मात्रा होती है? देखिए, ताल का जो अंग होता है, जैसा कि जानते हैं ताल के कितने अंग होते हैं? ताल के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो आपके 6 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? आपके अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लूत और काकपद। तो जैसा कि प्लूत अनुद्रुत के लिए चिन्ह कैसे लगाते हैं? अनुद्रुत के लिए ये चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद द्रुत का अगर बात करें तो ये चिन्ह लगाते हैं द्रुत में। उसके बाद फिर लघु की अगर बात करें तो लघु का चिन्ह ऐसे लगाते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु का चिन्ह ऐसे लगाते हैं। प्लूत की बात करें तो प्लूत का चिन्ह ऐसे लगाते हैं। और आपके कागपद की बात करें तो कागपद का चिन्ह ऐसे लगाते हैं प्लस के टाइप से। तो ये हो गए कितने? 6 प्रकार के जो है आपके क्या हो गए? ताल के अंग हो गए। तो इसी में से पूछा जा रहा है आपको कि ताल के किस अंग की मात्रा जो होती है, एक मात्रा होती है। तो एक मात्रा आपका होता है अनुद्रुत का। अनुद्रुत का मात्रा 1 होता है। अनुद्रुत, द्रुत की बात करें तो द्रुत की 2 मात्रा होता है। द्रुत का कितना मात्रा होता है? द्रुत का होता है 2 मात्रा। और आपके अगर लघु की बात करें तो लघु की 4 मात्रा हो जाएंगी। और गुरु की बात करें तो गुरु की 8 मात्रा हो जाएंगी। तो अनुद्रुत 1 मात्रा, द्रुत 2 मात्रा, लघु 4 मात्रा, गुरु 8 मात्रा और इसके बाद होता है आपका प्लूत। प्लूत इसमें 12 मात्रा और काकपद आपके हो गए, काकपद इसमें 16 मात्रा। तो इस तरह से है ताल की अंग और उसके मात्रा। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया? आगे देखिए, लघु का चिन्ह बताइए। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लघु को कैसे दर्शाया जाता है, तो लघु को ऐसे दर्शाया जाता है। कैसे? लघु को ऐसे, अगर उससे ऊपर जाएं तो उससे पहले होगा क्या हो जाता है? द्रुत हो जाता है, जिसको 0 से दर्शाया जाता है। और आपके उससे पहले अनुद्रुत हो जाता है, जो कि इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, तो लघु का चिन्ह इसमें से कौन हो जाएगा? तो लघु का चिन्ह हो जाएगा खड़ी लाइन जो है आपको दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, लघु का चिन्ह। चलिए आगे है 27 नंबर की ताल में गुरु की कितनी मात्रा होती है? देखिए, गुरु की मात्रा पूछा जा रहा है, तो याद रखना है कौन कौन सा हो गया था पहले? अनुद्रुत, द्रुत, उसके बाद फिर आपके लघु, गुरु। तो गुरु ही है ना, तो गुरु की मात्रा कितना, हम कितना बताए? अनुद्रुत का 1, उसके बाद फिर द्रुत का आपका 2, लघु का 4 और गुरु का 8। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सही जवाब 8। ताल में गुरु की कितनी मात्रा? तो 8 मात्रा। 12 मात्रा किसकी है? तो 12 मात्रा है प्लूत की। किसकी है? प्लूत की। 4 अगर बात करें तो 4 किसकी हो जाएगी आपकी? लघु की। 4 हो जाएंगे लघु की और 2 किसका हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका द्रुत का। 2 मात्रा द्रुत के। ठीक है, तो यह सब क्लियर। अगला प्रश्न है कि रस कौमुदी की रचना किसने की? तो रस कौमुदी के बारे में बात हो रही है कि रस कौमुदी की रचना किसने की है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रस कौमुदी की अगर बात हो रही है तो रस कौमुदी की रचना जो है आपके किसने की है? तो श्रीकंठ जी ने की है। रस कौमुदी की रचना श्रीकंठ जी ने की है। रस कौमुदी जो है आपके कितने भाग? 9 भाग। ठीक है, 9 भाग में किया गया और रस कॉमेडी की रचना श्रीकंठ ने की। श्रीकंठ ने किस ग्रंथ की रचना की? तो रस कॉमेडी की। ठीक है, प्रश्न उल्टा उल्टा सीधा करके याद कर लेना है। चलिए आगे है 29 की श्रीनिवास ने कितने स्वर माने हैं? देखिए, श्रीनिवास की अगर बात हो रही है कि स्वर कितने माने हैं, तो श्रीनिवास ने स्वर जो है आपके कितने माने हैं? तो इन्होंने 19 स्वर माना है। श्रीनिवास ने 19 स्वर माना है। श्रीनिवास के ग्रंथ जो है आपके राग तत्व विबोध। ठीक है, राग तत्व विबोध, ये आपके इस ग्रंथ में श्रीनिवास ने कितने स्वर माने हैं? 19 स्वर माने हैं, याद रखना है 19 स्वर। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, राग तत्व विबोध जो है और राग विबोध और राग विबोध, इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है। देखिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, देखिए बड़ा नाम है ना, राग तत्व लगा हुआ है, बड़ा नाम है, तो बड़ा आपको याद रखना है कि राइटर भी इसके बड़े होंगे। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कि राइटर इसके क्या हो जाएंगे, श्री, ये आपके श्री हो जाएंगे, निवास, श्रीनिवास, ठीक है। राग तत्व विबोध के श्रीनिवास, और राग विबोध जो है छोटा है आपका, तो छोटा है तो उनका वो जो छोटा वाला नाम है। चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि राग विबोध के लेखक कौन है, ठीक है। अब देखते हैं इस सेट का लास्ट प्रश्न कि अनूप संगीत रत्नाकर में कितने मेलों का वर्णन है। देखिए दक्षिण संगीत पद्धति की बात करें तो 19 मेल वहाँ माने जाते हैं, और हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट माने जाते हैं। यहाँ हम लोग थाट कहते हैं और दक्षिण में उसको मेल कहते हैं। तो मेल वहाँ 19 माने हैं और यहाँ पे कितने, 10 थाट माने हैं। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अनूप संगीत रत्नाकर में कितने मेलों का वर्णन है। तो अगर मेल के बारे में अगर वर्णन किया जाए तो वहाँ अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। चलिए तो ये 20 माने हैं किसने, अनूप संगीत रत्नाकर के जरिए भाव भट्ट ने। कौन, भाव भट्ट, भाव भट्ट ने 20 मेल माने हैं किसमें, अनूप संगीत रत्नाकर में, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए मैं बता ही दिया कि अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, भाव भट्ट हैं। तो चलिए ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक है। और बाकी आने वाले जो क्लासेस हैं, सेशन है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो क्लास है वो आपके लिए होता है। अगर आप मोटिवेशन नहीं बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ाएगा कौन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सेम जीना नॉलेज, जीना नॉलेज के नाम से, ठीक है। जीना नॉलेज सर्च करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ जो है, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।